हेलो। क्वेश्चन नंबर 56 है बेटा आपके सामने। ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स टू लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। तो पहले लेंथ कितनी थी बेटा, मान लो पहले लेंथ आपकी ये है। बाद में आपने इसको क्या किया, इसको स्ट्रेच करके इससे 3 टाइम्स मोर कर दिया, मान लो ये कर दिया। क्लियर है। तो पहले ये कितना था, ए और बी, अभी आपने पहुंचा दिया सी डी पर, इसकी लेंथ ट्रिपल हो गई। लेकिन एक बात बताओ कि आपने मटेरियल चेंज किया। जो मटेरियल ए बी का है, मटेरियल ऑफ ए बी, वही मटेरियल आपका किसका है, सी डी का है। दोनों मटेरियल कैसे हैं, सेम है। और अगर मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं करती है। ये तो कंसेप्ट है आपका। ठीक है। तो रजिस्टिविटी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वायर छोटा है या बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं। उसका लेना देना है सिर्फ मटेरियल से। तो मटेरियल सेम है इसलिए रजिस्टिविटी सेम मिलेगी। गॉट द आइडिया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने। ऑन इंक्रीजिंग द करंट ड्रान फ्रॉम ए सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स टर्मिनल्स इज लोअर्ड, वाई। ये कह रहा है कि अगर हम सेल से करंट ज़्यादा लेना शुरू कर दें तो जो इसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, कंसेप्ट क्या है आपका। E इज इक्वल टू क्या होता है, या V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। अब ज़रा दिमाग लगाओ, अगर आपने I की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, इसका मतलब आपने इंटरनल जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको इंक्रीज़ कर दिया। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर ये इंक्रीज़ कर जाएगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। बेटा समझ में आई बात कि नहीं आई। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने I की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, I इंक्रीज़ होते ही जो है आपका IR की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, तो V की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो V आपका कितना था, 100 था, E आपका कितना 120 है, तो IR कितना होगा, 20 होगा। अब आपने I की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया तो E तो बदलने से रहा, E तो उतना ही रहेगा, 120 ही रहेगा। तो E तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है ना, तो E तो कांस्टेंट रहेगा। अब जरा दिमाग लगाओ, I की वैल्यू इंक्रीज़ करते ही IR की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। ये मान लो हो गई आपकी 60 हो गई। आपने जो है I की वैल्यू को 3 गुना कर दिया तो IR कितना हो गया, 60 हो गया। तो बेटा ये कितना बचेगा, 60 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप I को इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल 100 से 60 आ रहा है, मतलब डिक्रीज़ कर रहा है। तो क्लियर होगी बात ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने। कैन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल एक्सीड्स इट्स EMF। बिल्कुल कर सकता है जी, जब V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। ठीक है। अब V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E प्लस आई आर। ऐसा कब होगा, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। ये आपकी बैटरी है, ये आपके जो हैं टर्मिनल्स हैं इसके, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये आपका कोई चार्जर लगा है। क्या है, ये चार्जर है। तो ये चार्जर जो जब इससे कनेक्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है, इसको चार्ज ये तभी करेगा जब वो क्या कहते हैं, इससे हायर पोटेंशियल पर होगा। तो इस वक्त चार्जिंग के दौरान जो इसके पॉइंट है ना, ये वाले, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके EMF से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर होगी बात, ये आपको ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड विल बी मोर देन इट्स EMF वैल्यू। ड्यूरिंग चार्जिंग के दौरान ही ऐसा होता है, अदरवाइज कभी नहीं होगा। ड्यूरिंग चार्जिंग। क्लियर होगी बात, चार्जिंग के दौरान आपको ये बात करनी है। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने। द कार बैटरी इज़ ऑफ 12 वोल्ट। कार की जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। 8 सिंपल सेल कनेक्ट करके सीरीज़ में हमने 12 वोल्ट जो है डेवलप कर लिया है। तो जब आप 8 सेल्स को जोड़ोगे तो ज़रा दिमाग लगाओ, उससे होगा क्या, आपका 12 वोल्ट तो डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सीरीज़ में इस तरह से 8 सेल जोड़ लिए तो ज़रा दिमाग लगाओ, उससे होगा क्या, सिस्टम का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। सिस्टम का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से आपका ये जो टोटल 12 वोल्ट आ रहा है ये भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो करंट की वैल्यू वो डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों डिक्रीज़ कर जाएगी, उसका रीज़न है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को वही कंज्यूम कर लेगा। तो जो आपका एक्सटर्नल सिस्टम है, दैट इज़ कार, उसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, लेकिन वो जो करंट है उसकी ज़्यादातर तो कौन खा गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम कर गया। इस वजह से जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको उतनी करंट मिल नहीं पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आपका कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंटर करने में। क्लियर होगी बात। तो बाहर जो है आपको उतना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा, तो करंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिव करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, और हमें कार स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा करंट की डिमांड होती है, उतनी करंट ये दे नहीं पाएंगी। 12 वोल्ट तो ज़रूर इन्हें डेवलप कर लिया, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाने की वजह से
आपको रिक्वायर्ड करंट नहीं मिलेगी और आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन देखो बेटा, विल द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर को क्या किया, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको ये सोचना है। तो ज़रा दिमाग लगा, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी और वो तेज़ी के साथ मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड बढ़ जाने की वजह से जो है क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे टेम्परेचर का सीधा सीधा फ़र्क है कि वो इंक्रीज़ कर जाएगी, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक चांस और बनता है कि स्पीड बढ़ जाने से कोलिजन ज़्यादा होंगे। तो ड्रिफ्टिंग, तो आप एक बात मेरी समझना, जैसे यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो डिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ने से, ये डिस्टेंस ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ये ज़रूर जल्दी कवर हो जाएगी। लेकिन ड्रिफ्टिंग क्या होती है, ड्रिफ्टिंग होती है आपका इलेक्ट्रॉन का एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचना। तो स्पीड बढ़ जाने से इनके कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ए से बी तक, सॉरी ये सी है और ये डी है, सी से डी तक पहुँचने का टाइम आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। क्योंकि ड्रिफ्टिंग एक अलग चीज़ होती है, ड्रिफ्टिंग क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, ए से बी के बीच में जो कोलिजन होना था वो टाइम कम हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ़ कोलिजन्स आपके बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ गई है कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में, तो स्पीड बढ़ जाने से उसके नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ कर जाएंगे, कोलिजन इंक्रीज़ कर जाएंगे तो वो रेजिस्ट करेंगे, उसके मोशन को होने नहीं देंगे, ठीक है। और जब मोशन नहीं होगा तो सी से डी तक पहुंचने का टाइम आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, इसका मतलब उसकी ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज़ कर जाएगी। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, ये कहता है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। 4 ओम का रजिस्टर था, उसको आपने एक सर्किल की फॉर्म में बना दिया है। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। आपको ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, ए बी के जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, और ए बी के जो नीचे वाला पोर्शन है उसे मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ये रहा। तो आपके पास दो डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं, एक ग्रीन वाला है और एक ब्लू वाला है। दोनों के रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 2R के हैं। क्लियर होगी बात। तो अब आपको साफ पता चल रहा है कि ए और बी के अक्रॉस ये पैरेलल में है। किस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल सिस्टम में ये जुड़े हुए हैं। अब ज़रा दिमाग लगाना, जब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो 1/R इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 1/R इफेक्टिव आ जाएगा 1/2R प्लस 1/2R आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये बेटा आपका एलसीएम कितना आ गया, 2R आ गया, तो ये हो गया आपका 1 + 1, तो ये आ जाएगा बेटा आपका जा करके 2/2R। तो इससे क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/R। तो 1/R इफेक्टिव आपका कितना आ गया, 1/R इफेक्टिव आ गया आपका 1/R। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका R इफेक्टिव कितना आ जाएगा, आपका R इफेक्टिव आ जाएगा R। क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ आ जाएगी, फाइनल रेजिस्टेंस सिस्टम का कितना आ जाएगा, कैपिटल R। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर ऑन विच द कलर ऑफ रिंग्स इज इन सीक्वेंस ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक एंड गोल्ड। तो बेटा ये आपका फर्स्ट है ब्लैक, ब्लैक के लिए आपका जो नंबर होता है वो 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, फिर ब्लैक के लिए 0 हो गया, और गोल्ड के लिए बेटा 5% का टॉलरेंस होता है। समझ आया कि नहीं, 5% का टॉलरेंस होता है। तो सारी चीज़ें हैं, तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा इसका, 0 1, शुरू की दो नंबर की दोनों डिजिट ले ली, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना 0 और प्लस माइनस 5%। यही मेथड तो है। ये फर्स्ट स्ट्रिप के कलर को शो करता है, ये सेकंड स्ट्रिप के कलर को शो करता है, ये थर्ड स्ट्रिप के कलर को शो करता है, और ये टॉलरेंस को शो करता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या बना, आपका फाइनल आंसर बना 0 × 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 प्लस माइनस 5%। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये देखो बेटा, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट कैपेसिटी। करंट कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो बेटा, अगर आप सेल्स को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हो, यूँ इस तरह से आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ज़रा दिमाग लगाओ। इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा। अगर पैरेलल में आपके कोई दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेल है, लेकिन जो सेल के रेजिस्टेंस है वो भी तो आपके पैरेलल में ही आएंगे।
तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस प्लस 1/, सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, R आ गया, तो ऊपर आएगा 1 + 1 दैट इज़ 2/R आ जाएगा। तो आपका R इफेक्टिव कितना आ जाएगा, आपका R इफेक्टिव आ जाएगा जा करके R/2। कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। बोलो बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात में कोई दिक्कत है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। अब आपके यहाँ पर साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कम है, इसका मतलब जो आई आएगा करंट वो क्या आएगा, वो आपका मोर आ जाएगा। जब सिस्टम के पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो आपकी करंट की वैल्यू हाई होती है। क्लियर होगी बात? तो करंट कैपेसिटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। अब जो अगला पार्ट इसने पूछा है वो ये पूछा है कि EMF ऑफ द सेल्स, सेल के EMF के बारे में क्या कहोगे। आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी हमारे सेल्स पैरेलल में जुड़े होते हैं तो जो इफेक्टिव आपका EMF होता है वो किस फार्मूले से आता है, E इफेक्टिव इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2। अब इस केस में E1 और E2 तो E के बराबर है, तो यहाँ तो बेटा E हो जाएगा, और R1 R2 R के बराबर है तो यहाँ R हो जाएगा। क्लियर होगी बात, E इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव, तो ये आ जाएगा आपका जा करके फाइनल 2E/2R। क्लियर है, 2E/2R। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा E/R। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ये इस तरह से आ जाएगा E इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव। क्लियर है, तो फाइनल इसमें आंसर क्या आता है, E इफेक्टिव। ऐसे फार्मूला मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सिर्फ अगर आपको E इफेक्टिव निकालना हो तो E इफेक्टिव का डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका E1/R2 प्लस E2/R1 और डिवाइडेड बाई क्या, R1 प्लस R2। ये 2 सेल का केस है, उसमें आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों सेम है, R1 R2 दोनों सेम है, तो E1 की जगह E लिखूँगा, R2 की जगह R लिखूँगा, E2 की जगह E लिखूँगा, R1 की जगह R लिखूँगा, और R1 R2 की जगह क्या लिखूँगा, R लिखूँगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2ER डिवाइडेड बाय 2R। तो इस 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आपका E आ रहा है। तो E इफेक्टिव कितना आ गया, E इफेक्टिव आपका E आ गया। इसका मतलब है कि EMF कितना होगा सेल का, E होगा। गॉट द आइडिया? इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए नर्व द मैन इज एक्साइटेड वाई। अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारी नर्व्स के थ्रू पास होती है तो मैन एक्साइट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जब आपकी इलेक्ट्रिक करंट जाएगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बॉडी को मिलती है तो फिर वो एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने की वजह से ऐसा होगा। गॉट द आइडिया? ये प्रॉब्लम देखो बेटा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। खूब अच्छी तरह पता है आपको, R इज इक्वल टू क्या होता था, ρL/A, और यहाँ रो क्या होता था, रेजिस्टिविटी होती थी। तो R/ρ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/A, या आपका 1/ρ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/R इंटू A। और 1 रेजिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। और इसको इस तरह से शो करते हैं सिग्मा से। क्लियर होगी बात? तो सिग्मा इज इक्वल टू L/R इंटू A। अब हमें क्या निकालना है, हमें सिग्मा इज इक्वल टू L/RA, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो लेंथ सभी जानते हैं, इसको लेंथ रहने दो। R की जगह क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस है ये। तो V इज इक्वल टू IR होता है आपका फार्मूला, खूब अच्छी तरह पता है आपको। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका V/I। ठीक है, और V इज इक्वल टू होता है W/Q, W/Q, और ये क्या है, I है। तो ये आ गया रेजिस्टेंस के इक्वल। और W/Q, Q क्या होता है, I इंटू T, और ये क्या है आपका I है। ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो ये आ जाएगा W/I² इंटू T दैट इज R। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू तो मैं ये लिख दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा W/I² इंटू A। अब ये वाला जो टर्म है ये कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा L/I²T और डिवाइडेड बाय कितना, वर्क इंटू एरिया। क्लियर होगी बात? यहाँ से मैं इसकी डायमेंशनल वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या आएगी, लेंथ के लिए तो L, करंट के लिए A का स्क्वायर हो जाएगा, T के लिए कैपिटल T डिवाइडेड बाय, वर्क के लिए होता है बेटा ML2T-2, और एरिया के लिए क्या हो जाएगी, L⁻²। तो ये पूरी आप जब सॉल्व करोगे वैल्यू तो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डायमेंशन मिल जाएगी। गॉट द आइडिया? तो कुछ फार्मूलाज हैं, उनकी हेल्प से ही आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
याद करने के चक्कर में पढ़ोगे तो गलती हो सकती है, अगर आप इसको निकालना जानते हो तो फिर कभी भी आपसे कैलकुलेट करवाया जा सकता है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने किस तरह से इसको पाया है, किस तरह से इसको ऑब्टेन किया है, ये मैंने एक प्रोसेस बता दिया। आप जो है इस मेथड से चलेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ, स्पीड तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। एक तो हो गया बेटा आपके सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, सेमीकंडक्टर्स, एक केस तो ये हो गया। दूसरे होते हैं लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके, वो भी आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये दो केस आपके हो गए, मैंने बता दिए, ये एग्जाम्पल हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है डिड्यूस डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो V अपॉन आई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और V इज इक्वल टू होता है W बाई क्या, उसे आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, और इंटू आई, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कैपिटल R। W ऐसे कैसा रखो, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, और एक I ये रहा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल R। तो W अपॉन आई स्क्वेयर इंटू टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल R। अब आपको निकालनी डायमेंशनल फार्मूला W का, क्या होता है ML2 और कितना T माइनस 2 डिवाइडेड बाय आई स्क्वेयर का क्या हो गया A स्क्वेयर, और T का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये डायमेंशनल फार्मूला किसका आ जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस का। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए सेल। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे ये आपका सेल है, और मैंने क्या किया, इसको इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू। वायर के थ्रू जैसे ही कनेक्ट करोगे तो सेल डिस्चार्ज हो जाएगा आपका। क्यों, ये आपका क्या था, लो पोटेंशियल पर था, और ये किस पर है, हाई पोटेंशियल पर है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो एक टाइम के बाद जो है दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो पोटेंशियल इस वाले एंड का है वही पोटेंशियल इस वाले एंड का है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ये हो सकता है। क्लियर होगी बात। या फिर इसी चीज़ को बेटा हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाना। क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपके दोनों के दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सर्किट, शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर होगी बात। तो शॉर्ट सर्किटेड हो जाने पर दोनों के दोनों वायर आपके कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये आपकी मान लो कोई बैटरी है, ठीक है। इस तरह से दो एंड हैं इसके, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। इससे आपने एक वायर ये निकाला, इससे आपने एक वायर ये निकाला, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक बल्ब आपने कनेक्ट कर दिया। अब किसी वजह से ये वायर बल्ब में पहुँचने से पहले ही आपस में टच हो गए, किसी वजह से भी हो गए, वो हमारा लेना देना नहीं है। जैसे ही ये हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल बैटरी के केस में भी है, शॉर्ट सर्किट होने पर उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। गॉट द आइडिया। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ मैंगनीन हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर। देखो बेटा, दो वायर हैं, लेंथ सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है इसकी, ठीक है। तो आपको पता होगा R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। क्या होता है, रो L बाई ए। अब एक बात बताना, R दोनों के लिए सेम है और लेंथ दोनों के लिए सेम है। क्लियर है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू रो L बाई ए लिख सकता हूँ, सॉरी रो L बाई R लिख सकता हूँ। ये R नीचे आ जाएगा, R को मैं इधर ले आया और A को मैं इधर ले गया। तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, रो हो जाएगा कि नहीं। क्यों, आपका रो जो है L जो है और A जो है दोनों में सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों में A और L कांस्टेंट है। तो जो एरिया R रेजिस्टेंस, L और रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है, इतनी वैल्यू कांस्टेंट है, तो एरिया प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टिविटी के। क्लियर होगी बात। तो अब ज़रा दिमाग लगाओ, रेजिस्टिविटी के ये इक्वल हो गया। अब हमें ये बताना है कि विच वायर इज़ थिकर, विच वायर इज़ थिकर। क्लियर होगी बात। अच्छा, जिसकी रेजिस्टिविटी मोर होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी मोर होगी उसका एरिया भी क्या होगा, मोर होगा। ये मानते हो कि नहीं मानते हो, जिसकी रेजिस्टिविटी मोर होगी उसका एरिया मोर होगा। तो अब ये नॉलेज की बात है कि कॉपर में और मैंगनीन में किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है।
उसी का एरिया ज़्यादा होगा। क्लियर होगी बात। तो बेटा जो रो है वो मैंगनीन का ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है? मैंगनीन। तो मैंगनीन का रो मोर होता है, रो फॉर मैंगनीन इज़ मोर। ठीक है, ये मोर होता है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, अगर इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है इसका एरिया भी आपको ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है, इसका मतलब मैंगनीन का वायर आपको थिकर मिलेगा। क्लियर होगी बात। बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मीनिंग होता है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू करीब करीब जीरो हो जाए, आपका जो मटेरियल है वो कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर हो गया। तो रेजिस्टेंस शो कब नहीं करता है, उसके पीछे रीज़न है टेम्परेचर की वैल्यू का बहुत लो हो जाना। जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो होता क्या है उस पर ज़रा देखो, बहुत लो टेम्परेचर पर जो आपके कैरनल्स होते हैं ना, ये कैरनल्स, ये जो आपके कैरनल्स दिख रहे हैं, ये वाइब्रेट नहीं करते। क्या नहीं करते? ये वाइब्रेट नहीं करते या बहुत कम वाइब्रेट करते हैं, या आप एक तरह से कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी जो है बहुत लो हो जाती है। इस वजह से वाइब्रेट नहीं करेंगे तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या हैं आपके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये क्या करेंगे, ये आपके एक एंड से दूसरे एंड पर आसानी के साथ फ्लो कर पाएंगे। क्लियर होगी बात, क्योंकि इनके रास्ते में जो रुकावट थी अब वो उतनी नहीं रह जाएगी। तो जितना आसानी से ये एक एंड ए से दूसरे एंड बी की तरफ फ्लो करेंगे उतना ही इसकी कंडक्टिविटी होगी। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या आ गई है, सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी का कॉज क्या है, लो टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर लो रखेंगे उतना ही हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी उसका सुपर कंडक्टर बनने के लिए। क्लियर है बेटा। ये प्रॉब्लम देखो, ए कार्बन रेजिस्टेंस इज मार्क्ड इन रेड ग्रीन एंड ऑरेंज बैंड्स। ठीक है, रेड ग्रीन और ऑरेंज बैंड पर जो है आपका जो रेजिस्टेंस बनाया गया है ये। तो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस इस रजिस्टर का क्या होगा। क्लियर है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, रेड के लिए जो नंबर होता है वो होता है 2, ग्रीन के लिए जो नंबर होता है वो होता है बेटा 5, और ऑरेंज के लिए जो नंबर होता है वो होता है 3। ठीक है, ये चीज़ होती है 3, ये होगा आपके। और अगर कोई भी कलर नहीं दे रहा है, ये फोर्थ में कोई भी कलर नहीं दे रहा है, तो 20% का आपका टॉलरेंस हो गया। कितना हो गया? 20% का टॉलरेंस हो गया, ये प्लस माइनस। तो शुरू के जो 2 डिजिट होती हैं वो तो नंबर बना लेंगे 25, और थर्ड डिजिट होती है वो मल्टीप्लायर बन जाती है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? इतने ओम। इतने ओम का आपका जो रेजिस्टेंस है वहाँ डेवलप हो जाएगा, इतने ओम का। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? ये आंसर आ जाएगा। मैं फिर एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। देखो बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो शुरू के 2 तो नंबर बना लेते हैं, तो 25 बन गया, और जो थर्ड होता है वो 10 का मल्टीप्लायर बन जाता है। और प्लस माइनस, क्योंकि कलर इसने कोई दे नहीं रखा है इसलिए आपका क्या आएगा यहाँ पर 20% का टॉलरेंस आ जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए गुड कंडक्टर डिक्रीजेस, टेम्परेचर को आपने डिक्रीज कर दिया है, हाउ डज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर चेंज। तो कह रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही बेटा इसमें, वैसे सोचने से आता है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा, ऐसा है नहीं। बताता हूँ क्या है इसका रीज़न। जैसे ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, इसके बीच का जो टाइम है, ए से बी तक जाने का जो टाइम है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन। आपका ए से बी तक जब जाएगा तो जो टाइम लेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, दैट इज़ टाउ। क्लियर होगी बात। तो टाउ की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आपने टेम्परेचर एक कंडक्टर का डिक्रीज़ कर दिया, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से क्या होगा, ए से बी तक जो जाने वाली वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन ए से लेकर के बी तक जाएगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, और अगर स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसका रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के। तो अगर आप टाउ की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हो आप। रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? खूब अच्छी तरह सोचो। थोड़ा सा यहाँ वो हो रहा है, टाउ तो आपका इंक्रीज़ कर रहा है, सॉरी यहाँ पर टाउ तो मैंने इंक्रीज़ कर दिया ना। टाउ इंक्रीज़ कर जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ कर जाएगा तो ज़रा दिमाग लगाओ, होगा क्या? वो एक अच्छा रेजिस्टेंस, आपका अच्छा कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करेगा, बहुत लो रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टिविटी उसके अंदर ज़्यादा आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टेम्परेचर अगर आपने कंडक्टर का क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, उससे रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ हो गया।
रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर गया तो वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। गॉट द आइडिया। बेटा ये प्रॉब्लम देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये कहता है टू डिफरेंट वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर, दोनों के डायमीटर कैसे हैं, सेम है, क्लियर होगी बात, बट डिफरेंट मटेरियल्स, लेकिन दोनों के मटेरियल डिफरेंट है, आर ज्वाइंट इन सीरीज़, आपने उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। मान लो एक ये रहा और दूसरा जो है आपका कुछ ये जा करके ये रहा, इस तरह से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इफ़ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स, ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है, तो इफ़ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी है दैट इज़ nx इज़ ट्वाइस दैट इन y, तो जो y के अंदर डेंसिटी है दैट इज़ ny, इससे डबल है। इसका मतलब है जो nx है ये 2 टाइम्स है किसके, ny के। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, nx इज़ 2 टाइम्स ny, ये बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो बेटा, I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA/VD, क्या होता है, NEA/VD। तो आप एक बात बताना यहाँ से, VD की वैल्यू क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी जा करके I/NEA, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से VD इज इक्वल टू आ जाएगा आपका जा करके करंट, क्योंकि सीरीज़ में तो सेम होगी, NX और ये E, और एरिया कितना आ जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा पाई और R स्क्वेयर, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, वायर है तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वेयर होता है। तो R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, D/2, तो D/2 का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वेयर कर दूंगा। समझ आया कि नहीं आया, D/2 का मैं स्क्वेयर कर दूंगा। तो आप ज़रा गौर करना यहाँ से क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं। आपने करंट को कांस्टेंट लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डी दे रखा है तो ये कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कांस्टेंट है। तो जो भी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ये आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्स के लिए, क्लियर होगी बात। इसी तरह से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब किसके लिए निकालेंगे, आप y के लिए निकालेंगे, तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, 1/ny, क्लियर होगी बात। अब आपको इसका रेशियो निकालना है, क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो आप कैसे करेंगे ये बता देता हूँ, हम लिखेंगे VdX/Vdy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, VdX आ जाएगा आपका 1/nx डिवाइडेड बाई 1/ny। तो ये चीज़ आपकी सॉल्व होकर के आ जाएगी ny अपॉन कितना, nx। अब ज़रा दिमाग लगाओ, यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ nx की कितनी, 2ny, तो क्या आ जाएगा ny/2ny, तो ny से ny कैंसिल हो गया आपका, क्लियर हो गई बात। अब आपके पास बचा क्या, क्या बचा आपके पास, बचा बेटा दिमाग लगाओ, यहाँ बचा VdX और यहाँ क्या बचा Vdy इज इक्वल टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आएगा, 2 टाइम्स VdX इज इक्वल टू Vdy। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है y वाले वायर में वो x वाले से 2 गुना है, डबल है, क्लियर होगी बात की नहीं हुई। मैं फिर पूरे को बता देता हूँ, हमारे पास क्या था, 2 वायर थे, 2 वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, सॉरी 2 वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, दोनों वायर सीरीज़ में कनेक्ट थे। और इसने कहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों वायर में इस तरह से है कि जो x के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो y वाले से डबल है, क्लियर होगी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये फार्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू NEA/VD, तो यहाँ से VD की वैल्यू निकाल ली, तो VD इज इक्वल टू कितना आ गया, I/NEA। A क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किस चीज़ का, इसका, ये निकाल लिया। तो जब इसको चेक किया तो सारी चीज़ें जो कांस्टेंट है वो अलग हो गई, तो ये जो VdX आया ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों से यहाँ से मैंने Vdy भी निकाल लिया, ये आपका क्या है Vdy, और ये क्या था VdX। अब मैंने इसका क्या किया, रेशियो निकाल लिया। यहाँ पर रेशियो निकालने पर क्या आ गया बेटा, ये रेशियो निकालने पर आ गया कि जो Vdy है वो VdX से डबल है, दैट्स ऑल, क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है, क्लियर है बेटा। तो जो कह रहा है वो करते जाओ, तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो वो बेटा 2 मार्क्स में आ जाएगा, कितने में आ जाएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन।
तो आपको समझ होनी चाहिए, इसकी फिजिक्स क्या है वो समझ होनी चाहिए, और जिसमें रिलेशन पूछ रहा है उसमें थोड़ा सा आप फार्मूलाज को मैनिपुलेट करेंगे, तब जाकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गॉट द आइडिया? थैंक यू।